शेयर बाजार में कुछ इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनके हाथों की कठपुतलियां हम सब हैं। लाख कोशिश आप लोग कर लो, दुनिया भर की चार्ट एनालिसिस कर लो, दुनिया भर का ओपन इंटरेस्ट स्टडी कर लो, लेकिन इन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी और जो रिस्क एपेटाइट होता है उसको आप लोग मैच नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरह के रिस्क मैनेजर्स पैदा करते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स पैदा करते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है रिटेल का नुकसान हो या फायदा हो। एट द एंड इनको दिखते हैं इनके फैट बोनसेस और उनके फैट पे पैकेजेस। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही इंस्टीट्यूशन की कहानी बताने वाला हूं जो केवल विदेशी बाजार नहीं लेकिन हमारे बाजार पे भी बहुत बड़ा कंट्रोल करती है। यह कहानी है गोल्डमैन सैक्स की। शुरुआत होती है 1886 में। जी हां, यहां पर एक व्यापारी होते हैं जो छोटी सी क्लोथिंग का बिजनेस होता है, कपड़ों का बिजनेस होता है, वहां पर थोड़ा सा फायदा कर लेते हैं। इनका नाम रहता है मार्कस गोल्डमैन। ये ज्यूइश विरासत के रहने वाले हैं, ज्यूइश जो कम्युनिटी होते हैं उसके रहने वाले हैं। और इसके बाद जब इनने अपने कपड़ों के व्यापार को बेच दिया उसके बाद ये सोचते हैं कि अभी सबसे बर्निंग चीज क्या है, तो उनको पता लगा फाइनेंस है, तो चलिए फाइनेंस में चलते हैं। उस समय पर एक प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बात कर रहा हूं उनके एरा की, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनको लोन रेज करने में, कैश रेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। उनके एग्जिस्टिंग लोन्स पे नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के छोटे छोटे लोन्स ले लूंगा और उनको महंगे में किसी और को बेचूंगा। वो डिस्काउंट में लेते थे, महंगे में बेचते थे और बीच बीच में उससे फायदा उठाते थे। आज के समय पे गवर्नमेंट यही सेम चीज करती है और इसको कहते हैं कमर्शियल पेपर्स। जी हाँ, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं गोल्डमैन सैक्स के मालिक ने इसको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की और फाइनेंस की दुनिया में। उसी समय पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ रही थी। जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिस प्रकार से वो एक गारंटीड और सेफ फाइनेंसिंग देते थे, वैसे ही गोल्डमैन सैक्स आया और वो कहा कि भाई साहब हम भी आप लोगों को अच्छा रिटर्न के साथ साथ सेफ्टी दे सकते हैं। एंड दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टार्टेड टेकिंग टर्न। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का शब्द आने लग गया। 10 साल बाद इसको लगा तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रॉपर टर्म आया। मार्कस गोल्डमैन ने इस 10 साल में ऑलमोस्ट $30 मिलियन तक के कमर्शियल पेपर बेच दिए। कमेंट्स में जरूर बताइए $30 मिलियन इन नंबर्स कितने होते हैं। और हाँ, याद रखिए इस तरह के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव केस स्टडीज आपको पसंद है तो हम 15,000 लाइक्स टारगेट कर रहे हैं, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। अभी तक भूल गए तो फटाफट कर दीजिए। साठ साल की उम्र में हमारे गोल्डमैन भाई साहब के जो सन इन लॉ होते हैं, मतलब शादी के बाद जो सन इन लॉ होते हैं इनके, उनका नाम रहता है सैमुअल सैक्स। जी हाँ, सैमुअल सैक्स को वो पार्टनर बनाते हैं ताकि उनका जो फैमिली बिजनेस हो वो थ्राइव कर सके। और 1986 तक इन लोगों का बिजनेस ग्रो हो चुका था $1.6 मिलियन कैपिटल में। और टोटल ये 5 पार्टनर्स हो गए थे। पहले केवल पिताजी चला रहे थे, फिर सन इन लॉ आया और टोटल करके 5 हो गए। लेकिन ये बिजनेस अभी भी सिंपली कमर्शियल पेपर्स ही इशू कर रही थी। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो आगे बढ़ना चाहता है फाइनेंस की दुनिया में, उसको पता है किसी न किसी समय पे एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और वो सैचुरेशन पॉइंट इन लोगों का भी आने लग गया था। और इसीलिए इन लोगों ने सोचा अब हमको नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। और नेक्स्ट स्टेप इनका था शेयर बाजार में एंटर करना विद द फॉर्म ऑफ IPOs। गोल्डमैन सैक्स क्योंकि एक ज्यूइश फर्म थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ज्यूइश ने शुरू किया था, तो ये आईपीओ के जो अंडरराइटिंग का बिजनेस होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आज के समय पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, जोमैटो हो गया, इनको जब भी अपना आईपीओ लाना पड़ता है तो इनको एक अंडरराइटर के पास जाना पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाना पड़ता है। गोल्डमैन सैक्स बिकॉज यूएस बेस्ड या यूके बेस्ड नहीं था, ज्यूइश फर्म थी, तो इनके लिए काफी नई चीज थी। लेकिन इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसी किसी कंपनी को लिया जाए जिससे हमारा तालमेल बैठ सके। और इसलिए 1897 में उन्होंने डिसाइड किया एक ज्यूइश कंपनी जिसका नाम था सीयर्स, SEARS को पब्लिक ले जाने का। जो
आईपीओ ये लोग लेके आए सीयर्स का, वो बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ, रॉक सॉलिड बना, जिसके चक्कर में आने वाले समय में इनके और क्लाइंट्स बन गए आईपीओस के लिए, भैया कि हमारा भी आईपीओ निकाल दो, हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल दो। और 1914 तक गोल्डमैन सैक्स एक बहुत प्रोमिनेंट और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बन गई वॉल स्ट्रीट पे। कहानी आगे बढ़ती रही, ये पावरफुल बनते रहे। देखिए फाइनेंस की दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फाइनेंसियर्स रहते हैं, इनके पास बहुत पावर होता है। रिटेल ट्रेडर, ब्रोकर्स, किसी के पास इतना पावर नहीं होता जितना इनके पास होता है। हेज फंड वाला हमारा प्लेलिस्ट, इंस्पायरिंग ट्रेडर्स वाला प्लेलिस्ट, स्कैम सीरीज वाला प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा तो ये प्लेलिस्ट जाके आप देखें, छान मारिए तो आपको पता लगेगा बाप रे कितने पावरफुल हैं ये लोग। फिर समय आता है 20s का, जो बोलते हैं ना 2000s के आसपास। अब गोल्डमैन सैक्स पूरी तरीके से अपने आप को कैपिटलाइज करना चाहती थी। वो केवल ये नहीं चाहती थी कि मैं आईपीओ ही लेता रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को भी पब्लिक करूं। और इसलिए इन्होंने सोचा था कि भैया अर्ली 20s पे, जो कि 1920s के आसपास इन्होंने सोचा अपने आप को पब्लिक करने का। लेकिन फिर क्या हो गया, 1929 आया। 1929 में क्या आया, 1929 में आया बहुत बड़ा दर्दनाक स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसने गोल्डमैन सैक्स को भी इंपैक्ट किया। इनफैक्ट इतना ज्यादा हो गया कि ट्रेडिंग उस टाइम पे जो एक्सचेंजेस पर था ऑलमोस्ट निल होने लग गया। काफी सारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उस समय के जो थे 1929 के, वो खत्म हो चुके थे। और इसी चक्कर में काफी सारे इन्वेस्टर जो गोल्डमैन सैक्स में निवेश करना चाहते थे, वो अपने साथ नीचे चले गए और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी काफी सारे खत्म हो गए। लेकिन गोल्डमैन सैक्स बिकॉज अपने नींव अपनी फाइनेंस से ज्यादा बिजनेस माइंडेड से रखी थी, इसलिए वो इस क्रैश को सर्वाइव कर सके। और इसके लिए श्रेय जाता है एक व्यक्ति को, सिडनी विनबर्ग। यार देखो अपन थोड़े से स्पेलिंग उल्टी पुल्टी बोल सकते हैं, लेकिन भावनाएं समझो, एक्सेंट अपनी विदेशी वाली है नहीं, बट समझ लो। ये सिडनी भाई साहब जो थे, ये बहुत बड़े एक फिगर बने थे, जिन्होंने मेक श्योर किया कि इनके क्लाइंट्स काफी ज्यादा लॉयल रहे। देखिए इनका एक कैरेक्टर था, ये था कि ये कभी भी जब भी दोस्ती बनाते थे, वो ऐसी दोस्ती बनाते थे जिसके कारण गोल्डमैन सैक्स को निरंतर तौर पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डील्स आते रहते थे। और इसी कारण उनको और डील्स आए, और दो प्रोमिनेंट डील्स आए, जनरल इलेक्ट्रिक और फोर्ड मोटर्स। जी हाँ, जैसे ही ये दो को वो पब्लिक करने वाले थे, पूरी तरीके से धमाके होने वाला था। और याद रखिए, जो हमारे सिडनी भाई साहब हैं, इनके साथ क्लाइंट्स तब भी रहे जब गोल्डमैन सैक्स का जो ट्रेडिंग वाला ग्रुप था, एक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अलग, ट्रेडिंग ग्रुप कोलैप्स हो चुका था 1929 में, तो भी विंडबर्ग ने इतने अच्छे ताल्लुक रखे थे। तो इससे एक लेसन मिलता है कि फाइनेंस की दुनिया में भी रिलेशनशिप्स बहुत काउंट करते हैं। अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना के रखिए, सबसे बैर लेने का कोई सेंस नहीं। गाय लिवी करके एक और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में, जिन्होंने फाइनली 1960s में जो गोल्डमैन सैक्स का मरा हुआ ट्रेडिंग बिजनेस था, उसको वापस ऊपर लेके गए। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पेन सेंट्रल स्कैंडल हुआ 1968 में। इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पेन लिख दीजिएगा। तो जब ये वाला स्कैम हुआ तो समझ में आया कि गोल्डमैन सैक्स में भी काफी सारे उथल पुथल हो सकते हैं। जब इनने सेटलमेंट दे के काफी सारी चीजें क्लियर तो कर दी, लेकिन पब्लिक का दिमाग में, देखिए जब भी कोई स्कैम होता तो उनके दिमाग में लगा कि यार गोल्डमैन सैक्स में भी कुछ ना कुछ कमी है। उसके बाद गाय लेवी का जब मृत्यु हुई, देहांत हो गया उनका, तो जॉन व्हाइटहेड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स को लिया। उन्होंने ये जितना स्कैम हुआ था उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, देखो भैया कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो किया जाएगा, प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल किया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के साथ, क्लाइंट्स के ट्रस्ट को हमको धोखा नहीं देना है, हमको क्लाइंट्स को बना के चलना है, उसी के बाद हम इस बिजनेस को लेके जाएंगे। तो गोल्डमैन सैक्स भी जो फॉर्मलाइज हुआ वो 1960s के बाद हुआ। उसके बाद जब यूएस मार्केट में और विदेशी मार्केट में जब थोड़ा रूल्स का और रेगुलेशंस का रिलैक्सेशन हुआ, तो 1980s में गोल्डमैन सैक्स ने ढेर सारे डील्स किए। काफी सारे कंपनीज थे जो ईगर थे कि यार कोई हमको एक्वायर कर ले, मर्ज कर ले, बैंकिंग इंडस्ट्री में ले आए। गोल्डमैन सैक्स इसमें हमेशा आगे रहता था। गोल्डमैन सैक्स के ऊपर काफी सारे स्कैंडल्स, काफी सारे स्कैम्स के भी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन स्टिल मैनेज किया है गोल्डमैन सैक्स ने वॉल स्ट्रीट का एक लीडर बनने के लिए। आज के समय में गोल्डमैन सैक्स अगर चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ताकतों से बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ का तख्ता पलट सकते हैं। आज गोल्डमैन सैक्स के पास इतना पावर है कि अगर वो नेगोशिएट करने लग जाता है टर्म्स विद एनी नेशन, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो,
सामने वाली पार्टी को झुकना पड़ता है। आज गोल्डमैन सैक्स एक ऐसा शब्द है कि टॉप टायर बी स्कूल्स जाए या आईआईटीज जाए, वहां पर हाईली डिमांडेड पैकेजेस गोल्डमैन सैक्स देता है। वेल, गोल्डमैन सैक्स केवल एक ऐसी कंपनी है, ऐसी और भी कंपनीज हैं। हमने ब्लैक रॉक के बारे में अपने चैनल पर कवर किया, वो तो इससे भी ज्यादा विशाल का है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से अब आपको समझ में आएगा कि गोल्डमैन सैक्स का क्या माजरा है, कैसे बनी ये कंपनी, क्या कहानी थी इसके पीछे। सरलता पूर्वक अपने स्टाइल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आने वाले समय पे मैं कुछ खतरनाक ट्रेडर्स की भी कहानी लेके आने वाला हूं, हेज फंड्स की लेके आने वाला हूं, ऑपरेटर्स की लेके आने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेनिंग।